इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है एनसीईआरटी क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, जिसका हम पहला अध्याय पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी कि सत्ता में लोग किस तरह अपना सहयोग देकर सरकार को आगे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1। पहले परिचय जान जाते हैं। तो इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र के उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। जो पिछले साल हमने पढ़ा था उसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। पहले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, जितना भी ताकत था, किसी एक अंग तक सीमित नहीं था। वो अलग अलग प्रकार में बटा हुआ था। जैसे में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर दिया गया था। वहां पर तीनों को बांट दिया गया था। लोकतंत्र के काम काज के लिए बहुत जरूरी है कि तीनों को बांट दो। ठीक है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ेंगे। पहले आप 3 अध्याय पढ़ोगे तो केवल सत्ता के सोच विचार पर आगे बढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। सत्ता का बंटवारा जब लोग मांगने लगते हैं, पार्टियां मांगने लगती है, तो ये लोग कैसे उससे निपटारा पाते हैं। इससे हम सत्ता के इन घटनाओं से यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। लोकतंत्र में सत्ता को क्यों बांटना चाहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसमें क्यों बांटना चाहिए। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो अगले 2 अध्यायों में जो हुई है उसके बारे में हम अभी से ही शुरुआत करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका, तो 2 देश को लेकर चलते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम पर आते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा नन्हा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हरियाणा से भी छोटा है, समझो कितना छोटा होगा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लास वेगस से लगी हुई है। इसकी बाहरी सीमाएं जो बॉर्डर होता है वो फ्रांस से, नीदरलैंड, जर्मनी, लास वेगस, इन सब से जुड़ा हुआ है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी हरियाणा के आबादी से करीबन आधी। हरियाणा का जनसंख्या 2 करोड़ है तो इसका 1 करोड़ है, केवल आधा। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत ज्यादा जटिल है। इनकी जातीय बनावट को देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहाँ पर? फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, डच लैंग्वेज होता है, डच बोलता है। शेष 40% जो लोग बचते हैं वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग बेनोलिया क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? बेनोलिया क्षेत्र में। और फ्रांस बोलते हैं। आधा लोग डच बोलते हैं, आधा लोग फ्रांस बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंच भी तो ज्यादा बोला जाता है ना। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। मतलब 1% लोग केवल जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल के, और राजधानी उसका है ब्रुसेल, तो राजधानी ब्रुसेल के 80% लोग, राजधानी में रहने वाले 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। समझो कितना ज्यादा इधर बनावट है। बहुत ज्यादा घुचुर मुचुर इसमें कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि देखो बेल्जियम की राजधानी अब कहा? ब्रुसेल्स। और यहाँ पर आगे देखो, और उस राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, डच भाषा। अब कैसे पटरी जमेगा? और देश में डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन राजधानी में ही कम है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आनामानी हो जाता है। एक वो देखो यहाँ पर दिया गया है। मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता के बंटवारे करना, देश को कमजोर करना, हम इस देश से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन यह भी सवाल है, जवाब आप दे सकते हो। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, अब यहाँ पर मतलब वहां पर बेल्जियम में कौन है?
अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि डच बोलने वाले ज्यादा हैं। तो फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, और जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जो कम है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी कि हम लोग पीछे रह गए, ये आगे निकल गया सब, अब हम भी आगे निकलेंगे। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनातनी बढ़ गया। वहां पे इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। कहाँ पे? देश की राजधानी में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। जो डच बोलने वाले लोग थे, जितना अनुमान लगाया गया था उससे भी ज्यादा लोग थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। देखो यहाँ पर हुआ क्या, उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन वो लोग कमजोर थे और अल्पमत थे, उनको शिक्षा भी नहीं मिलता था, और इसी के वजह से वो लोग तानातानी किया कि हमें ये सब मांग चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो आए दिन किसी न किसी देश में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलते रहता है। शांत रहने वाली कोई बात ही नहीं होती है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी, श्रीलंका के बारे में आप जानते हो ना, इंडिया के दक्षिण में पड़ता है, तो दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और श्रीलंका हम लोग से ज्यादा दूर भी नहीं है, 150 किलोमीटर के करीब में ही है। 150 किलोमीटर के एरिया में ही श्रीलंका पूरा पड़ जाता है, इसलिए वो भारत में ही गिना जाता है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। पूरे श्रीलंका की आबादी हरियाणा के बराबर है, हरियाणा से ज्यादा नहीं है। एशिया का अन्य देश ले लिया जाए तो किस तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, और श्रीलंका में भी देखोगे तो अलग अलग जातीय समूह के लोग हैं। तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले और सिंघई बोलने वाले, 3 भाषा के उधर लोग होते हैं। तो तमिल में आपको हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, मराठी शायद नहीं मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे तो हिंदू भी मिलते हैं, इसलिए इन लोगों में जातीय समीकरण भी ज्यादा है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है सिंघलियों का है, क्योंकि वही लोग वहां के रहने वाले हैं। राक्षसी भाषा, क्योंकि वहीं के तो रावण था ना, इसलिए राक्षसी भाषा। ऐसे वो लोग सब कोई मिलता जुलता तमिल जैसा ही बोलता है, ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलता है, तमिल जैसा ही बोलता है, और बहुत प्यारा भाषा है, ऐसा बात नहीं है गलत है। जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। जो वहां पर सिंघलियों भाषा बोलते हैं उसकी आबादी 74% है। जनसंख्या को लेकर माना जाए तो 74% केवल वहां पर सिंधियाई भाषा बोला जाता है। अब देखो वहां पे सिंघलिया भाषा तो ठीक है, ज्यादा हो गया, फिर तमिल का नंबर आता है, उसके बाद से तमिल लोग आ गए, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिल में भी 2 समुदाय है। अब देखो 18% तो है इनका अकेले का, तमिल वाले लोगों का, लेकिन तमिल वालों में भी 2 समूह है। श्रीलंका में, ये चित्र मैं बाद में बताता हूं, पहले नीचे आते हैं। श्रीलंका के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लेकर जाया गया था, तो उनके संतान वहां पे मौजूद हैं अभी। तो वो लोग हैं, मतलब समझो कि 18 में से 13% हिंदुस्तानी लोग हैं, और बचा कितना? 5% वहां का तमिल बोलने वाला वहीं के लोग है, श्रीलंका का लोग है। चलो आगे देखते हैं, ये चित्र पहले समझ लेते हैं। लाल जो दिख रहा है ना, लाल है बेलोन, पीला वाला जो दिख रहा है फ्लेमिन, जिसको डच भाषा, वहां पर डच भाषा बोलते हैं। लेवल में फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो पूरा लाल है, और कटिंग जो है जर्मन भाषी लोग वहां पर हैं। और जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यहाँ पर ब्रुसेल्स और राजधानी क्षेत्र है। अब मैं आपको यहां से बताता हूं,
ये हो गया आपका राजधानी। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग 20% लोग वहाँ का डच बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। क्या बोलने वाले? फ्रेंच बोलने वाले ये लोग हो गए। और ये लोग हो गए डच बोलने वाले, इनका समाज अलग। और ये है जर्मनी भाषा बोलने वाले, ये केवल छोटा सा जो बच गया है, ये लोग खाली जर्मनी बोलते हैं। देखो लाल वाला यहाँ पर भी टिक मार दिया है, मतलब यहाँ तक भी आ चुका है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखें। श्रीलंका का मानचित्र इसमें कहाँ दिया है? तो अभी बेल्जियम का दिखा रहा है ना। तो बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखें, इससे इनके किस इलाके में विभिन्न समुदायों की संघ आबादी नजर आ रही है। दोनों आबादी तो सेम ही दिख रहा है, बड़ा छोटा थोड़े दिख रहा है, दोनों तो बराबर है। हाँ, देखा जाता लाल वाला फ्रेंच वाला ही लोग बेसी है, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है कि डच वाले लोग बेसी वहां पर बोलने वाले हैं। डच भाषा के समर्थक बहुत ज्यादा लोग हैं। एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। देखो हमारे पास भी संस्कृति है, लेकिन हम हर संस्कृति को अलग नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि सब संस्कृति अपना ही संस्कृति है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित है। सामाजिक विभाजन है, अब संस्कृति पर ही सामाजिक विभाजन हो जाता है। भारत में भी ऐसा ही हुआ है। मराठी लोग अलग, गुजराती राजस्थानी हैदराबादी लोग अलग, तमिल तेलुगु कर्नाटक मेघालय मिजोरम सब कोई अलग अलग है कि नहीं है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति सामान्य पूर्वजों से हुई है। उनकी उत्पत्ति जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं उनके वजह से हुई है, और इसके कारण उनके शरीर बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के माने जाने वाले लोग होने चाहिए, उनकी राष्ट्रीयता एक हो। और देखो माना जाना चाहिए कि हर किसी का राष्ट्रीयता मतलब देश एक हो, बाकी कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन देश एक होना चाहिए। भले कितना भी लड़ाई पिटाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देश बंटवारा नहीं होना चाहिए। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबाद है, जब सबसे ज्यादा बोला जाता है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं, क्योंकि बौद्ध प्रचारियों ज्यादा हुआ था इसलिए सब बौद्ध हो गए हैं। जबकि तमिल भाषा तमिल बोलने वाले जो लोग हैं कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू कुछ मुसलमान। श्रीलंका के आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब देखो जो 7% लोग जो ईसाई हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, सारा भाषा बोलते हैं वो। क्योंकि जो सबको पटा कर चलता है ना उनको सब चीज देखना पड़ता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है ना आम जनता लोगों को। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं कि नहीं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। अगर थोपते तो लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते कि इतना हमारा, इतना हमारा, इतना हमारा, इतना हमारा। पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकता है। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते हैं। यहाँ पर देखो श्रीलंका में सिंहली लोगों की आबादी ज्यादा थी तो ज्यादा होने के कारण मनमानी चला सकते हैं। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ था। देखो जनसंख्या ज्यादा हो चाहे कम हो, लोकतंत्र में चलना चाहते हो तो आपको कुछ सहकर चलना पड़ेगा, बिना सहे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सह के चलोगे तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो सब दिक्कत। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद होने के 1 साल बाद। ठीक है। सिंहली समुदाय ने नेताओं ने
जितने भी नेता थे, नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतंत्र के रूप में निर्वाचित सरकार, इस वजह से देखो तो वहां पे जितने भी सरकार लोकतंत्र में थे, निर्वाचित सरकार थे, सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए, सिंघली समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तरफ कई कदम उठाए। मतलब बहुसंख्यक होने के बाद भी, मतलब देश को चलाने के लिए, बचाने के लिए बहुत ज्यादा कदम उठाया गया, कठोर कदम उठाया गया। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया जाए। मतलब तमिल को हटा दो, उसको वहां से दरकिनार कर दो, मतलब वहां से हटा दो, बस केवल सिंघली भाषा ही राज्य भाषा कहलाएगी। और सरकारी नीतियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली है कि हम आपको प्राथमिकता देते हैं। नए संविधान में वह प्रावधान भी किया गया है कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगा। सरकार यह भी बोलता है जितने भी बौद्ध मत हैं उसको सरकार संरक्षण देकर उसको आगे बढ़ाएगी। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। क्या बढ़ाया? बेगानापन उसमें बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावली सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियों उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। अब देखो यहाँ पे बौद्ध धर्मावली, वहां पर सबसे पहले कि बौद्ध धर्म को सिंघलियों के लिए तो ठीक था लेकिन पूरे लोगों के लिए गड़बड़ था। इसके वजह से राजनीतिक पार्टियां उसकी भाषा और उनकी सबकी भाषा अलग अलग होती थी। भाषा और संस्कृति को लेकर सब कोई थोड़े मोड़े नाराज दिख रहे हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें सामान्य, मतलब एक दूसरे के बराबर करनी चाहिए, सामान्य राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। मतलब दोनों समुदायों को अलग अलग प्रकार से चोटिल पहुंचा रही है और उन दोनों की नीतियों का सामान्य अवसर होना चाहिए ना। देश में लोकतंत्र है तो सामान्य भाव होना चाहिए। अलग अलग क्यों? सिंघलियों के लिए ज्यादा, तमिल के लिए कम। इसलिए सरकार वहां की सोची और कुछ नया किया। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। नौकरी चाहे फायदे, इन सब में भेदभाव चल रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दीवार खड़ा हो गया। श्रीलंका के जातीय समुदाय, ये देखो जातीय समुदाय के बाद यहाँ पर सिंघली लोग बोलते हैं और ये जो लोग हैं ये श्रीलंका तमिल, मतलब श्रीलंका के लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। और ये जो ज्यादा डार्क दिख रहा है ये भारतवंशी है जो तमिल बोलते हैं। देखो कहाँ कहाँ घुस गए हैं बोलने के लिए, इधर को इधर को इधर को इधर को इधर को। आज जितने बूंदे बूंदे हैं ये लोग मुसलमान लोग हैं। कौन है? मुसलमान लोग हैं। और इन लोगों का एरिया ही यही है, सारा का इलाका बटा हुआ है। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राज्य भाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में सामान्य अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब देखो श्रीलंका में जितने भी तमिल वाले लोग थे वो पार्टी बनाकर ये घोषणा किए कि हमको तमिल को राज्य भाषा बनाना है, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने के तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर हमें चाहिए और इसके लिए संघर्ष ये लोग किए। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके ही, अब हर किसी के लिए यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र भी चाहते थे, लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके की स्वतंत्रता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया कि आपको वहां के स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा कि केवल वहां से तमिल ही खड़ा होंगे, ये सब नहीं होगा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलाके सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए
और जिसके अनुसार ही देखो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और श्रीलंका के लोग के बीच में और तमिल वालों के लोग के बीच में, सिंघई और तमिल, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव हो गया और बहुत बड़ा मतलब वो आंदोलन हो गया था। यह टकराव गृह युद्ध में परिणित हुआ और यह टकराव जो हुआ था उसको गृह युद्ध में मिला दिया गया। और उसी समय गृह युद्ध तो अंदर का बात होता है ना, ये पूरा देश की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर में गृह युद्ध हुआ था जिसके वजह से हिंदुस्तान उसमें गए थे ना। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दोनों पक्षों के हजारों लोग मर गए, तब उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए और उनके परिवार उस मुल्क से भागकर हिंदुस्तान आ गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी वहां पर चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं की कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में क्या पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, हमसे भी अच्छा है, हिंदुस्तान से भी अच्छा है। पर वहां के गृह युद्ध से, वहां पर जब गृह युद्ध हुआ था उसके बाद मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हो गई थी, क्योंकि जब गृह युद्ध होता है तो हजारों लोग मारे जाते हैं और ऐसा ही हुआ, हजारों लोग वहां पर भी मारे गए। तो क्योंकि गृह युद्ध जो होता है सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे होता है और आर्थिक क्षति तो पहुंचती है, बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हो जाती है। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ और गृह युद्ध चलते चलते 2009 मतलब करीबन कब से चल रहा था, 80 से 9 30 साल तक गृह युद्ध चला था, पूरे 30 साल तक। समझो कितने लोग मारे गए थे, कितने का घर चौपट हो गया, कितने का रोजगार खत्म हो गया। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है इसके लिए। बेल्जियम की समझदारी, अब देखते हैं बेल्जियम की समझदारी के कैसे वो अपना सरकार आगे बनाया और आगे का काम किया। इसको ले चलते हैं दूसरे भाग में। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। indrajit@gmail.com ये मेल है, इस पर आप भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है।